केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश रोजाना के एक स्पेशल कार्यक्रम किस्सा सियासी है में। आज के सियासी किस्से में मैं आपसे चर्चा करूंगा देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, जिनका कि एक बार नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, नामांकन पत्र रद्द हो गया था। यानी कि देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, जिनका कि देश की राजनीति में बड़ा रुतबा रहा। अगर ये कहें कि उनका नामांकन पत्र भरने के लिए कई बड़े बड़े वकील जरूर मौजूद रहे होंगे, लेकिन उसे आप जिद कहें या हठधर्मिता कहें या ये जानबूझकर रद्द करना करवाना कहें कि चौधरी चरण सिंह का नामांकन पत्र रद्द हो गया था। बात कर रहा हूं आपसे 1984 के चुनाव की। 1984 का चुनाव, जबकि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की लहर थी। इंदिरा जी का निधन हो गया था, इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी उनके ही अंगरक्षकों द्वारा, और राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी थी कांग्रेस। सामने थी जनता पार्टी, या जनता पार्टी के साथ साथ में अन्य तमाम जो विपक्षी दलों के नेता थे। नई नवेली बीजेपी बन चुकी थी, यानी कि जो जनसंघ से हटकर के 1982 में बीजेपी का गठन भी हो चुका था। और वो चुनाव ऐसा था कि जो पूरे देश के अंदर कांग्रेस की ऐसी लहर चली थी कि कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता चुनाव जीत गए थे और विपक्ष के दिग्गज धूल चाट गए थे, विपक्ष के दिग्गज चुनाव हार गए थे। और उस चुनाव के अंदर 1984 के चुनाव के अंदर सोनीपत संसदीय सीट से चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे चौधरी चरण सिंह, देश के प्रधानमंत्री, अपने समय के किसानों के धुरंधर नेता, या ये कहें कि अपने समय के जाट समाज के बड़े नेता। वाकया यूं था कि 1984 का जब चुनाव डिक्लेयर हुआ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए धर्मपाल मलिक। धर्मपाल मलिक की उम्र उस समय बहुत छोटी थी, नौजवान नेता थे, बिल्कुल नए नवेले राजनीति के अंदर आए थे, लोकसभा का पहला चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उससे पहले विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। उससे पहले गोहाना से, जो उनका पैतृक एरिया है, वहाँ से वे पंचायत समिति के मेंबर रहते हुए राजनीति की शुरुआत कर चुके थे। बताते हैं कि अरुण नेहरू और मुख्तियार सिंह उस समय राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे, और उन दोनों की संस्तुति पर टिकट मिला था धर्मपाल मलिक को लोकसभा का। धर्मपाल मलिक चौधरी भजनलाल के भी बहुत नज़दीक हुआ करते थे। चौधरी भजनलाल उन दिनों में हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 1982 के अंदर जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के अंदर जो राजनीति में रुचि रखते हैं बड़े अच्छे से जानते होंगे कि भले ही बहुमत तो चौधरी देवीलाल को मिला था, लेकिन सरकार लूट कर ले गए थे चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए थे, और चौधरी भजनलाल के मुख्यमंत्री होते हुए ये चुनाव हो रहा था लोकसभा का। आपको ये भी बताएं कि उससे पहले 1982 के विधानसभा चुनाव के अंदर हालांकि धर्मपाल मलिक चौधरी भजनलाल के बहुत नज़दीक थे, और जब तक चौधरी भजनलाल जिंदा रहे चौधरी धर्मपाल मलिक उनके नज़दीक ही रहे। उनके नवरत्नों में, उनके सिपा सलारों में शामिल रहे हमेशा धर्मपाल मलिक। और इतना ही नहीं, धर्मपाल मलिक ने चौधरी भजनलाल के निधन के बाद, देहावसान के बाद, उनके पुत्र कुलदीप बिश्नोई का दामन भी नहीं छोड़ा। कुलदीप बिश्नोई की हरियाणा जनित कांग्रेस के अंदर भी धर्मपाल मलिक शामिल रहे, लेकिन बाद में स्थितियां बदली और उसके बाद में धर्मपाल मलिक वापस कांग्रेस के अंदर रहे, और कांग्रेस से 2014 के अंदर विधायक भी चुने गए। मैं आपसे बात कर रहा हूं उन्हीं चौधरी धर्मपाल मलिक की, जिनको कि लोकसभा का टिकट मिला था 1984 में। और उस चुनाव के अंदर जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे थे सोनीपत में चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। जो राजनीति में रुचि रखते हैं वो भले अच्छे से जानते होंगे, और खासकर जो सोनीपत संसदीय क्षेत्र के लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो भी जानते होंगे। मैंने भी कुछ वेबसाइट्स में देखा कि उस चुनाव के अंदर, जो कि बहुत रोचक चुनाव था, लगभग 2900 वोट के अंतर की हार जीत थी। लेकिन हार जीत की तरफ चलूं उससे पहले मैं आपको वाकया बताता हूं कि आखिर चौधरी चरण सिंह का नामांकन पत्र रद्द क्यों हुआ, और आखिर चौधरी चरण सिंह इलेक्शन लड़ने पहुंचे क्यों, और वो कारण क्या रहा कि चरण सिंह जी का नामांकन पत्र कैंसिल हुआ और बाद में चौधरी देवीलाल चुनाव लड़े। हुआ यूं कि चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे थे चौधरी चरण सिंह। सोनीपत के बार एसोसिएशन के कक्ष में बैठे हुए थे। धर्मपाल मलिक को कांग्रेस का टिकट मिल चुका था। धर्मपाल मलिक, क्योंकि चौधरी चरण सिंह देश का बड़ा नाम थे, किसानों के और जाट समाज के बड़े नेता थे,
तो चौधरी धर्मपाल मलिक भी पहुंचे चौधरी चरण सिंह के पास उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनकी शुभकामनाएं लेने के लिए। जब पहुंचे तो बंद गले के काले कोट में थे धर्मपाल मलिक। चौधरी चरण सिंह ने समझा कि कोई वकील हैं। अभिवादन किया धर्मपाल मलिक जी ने। अभिवादन करने के बाद में चौधरी चरण सिंह क्योंकि बड़े नेता थे, उनकी तरफ ज़्यादा गौर किया नहीं। बाद में पूछा तो बताया धर्मपाल मलिक जी ने कि मैं तो आपका राइवल हूँ, आपका निकटतम प्रतिद्वंदी हूँ और चुनाव मैदान में हम आमने सामने होंगे। चौधरी चरण सिंह हंसकर रह गए। धर्मपाल मलिक ने आशीर्वाद मांगा चौधरी चरण सिंह से कि आशीर्वाद दीजिए कि ताकि मैं विजयी हूँ, शुभकामनाएं मांगी। और बहुत बड़ी बात होती है कि आखिर अपने सामने के प्रत्याशी को कौन जीतने का आशीर्वाद दे दे। चौधरी चरण सिंह हंसकर रह गए। बीच में आ गए चौधरी देवीलाल और चौधरी देवीलाल ने धर्मपाल मलिक को कुछ ऐसी बात बोली जो उनको कचोट गई, चुभ गई। वापस चले गए वहाँ से धर्मपाल मलिक बिना आशीर्वाद लिए हुए। चुनाव शुरू हो गया, नामांकन पत्र दाखिल करने शुरू हो गए। नामांकन पत्र दाखिल किया चौधरी चरण सिंह ने और उस नामांकन पत्र के अंदर चौधरी चरण सिंह ने अपनी आयु का कॉलम खाली छोड़ दिया। अपनी आयु का कॉलम, उसमें उन्होंने कोई अपनी उम्र नहीं भरी। राजनीतिक लोग बताते हैं कि आर.एस. चौधरी जो वहाँ नौकरशाह थे, बाद में वो चौधरी देवीलाल की पार्टी के अंदर भी शामिल रहे और आज भी चौधरी देवीलाल की पार्टी में, इंडियन नेशनल लोकदल में आज भी हैं। उस समय डीसी हुआ करते थे सोनीपत के, जिला उपायुक्त थे। नामांकन पत्र उनके पास भरे गए थे। चौधरी चरण सिंह का नामांकन पत्र मिल गया धर्मपाल मलिक को। देख लिया कि चौधरी चरण सिंह ने उसके अंदर कॉलम खाली छोड़ दिया है, उसके अंदर उम्र का कॉलम नहीं भरा। इसी बात पर अड़ गए धर्मपाल मलिक और ये कहा कि क्या इस बात पर उनका नामांकन पत्र स्वीकृत कर लिया जाएगा कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। धर्मपाल मलिक ने कहा कि इस समय वो भी साधारण प्रत्याशी हैं और मैं भी साधारण प्रत्याशी हूँ। धर्मपाल मलिक अब एक मीडिया हाउस को साक्षात्कार देते हुए बताते हैं कि क्या मेरा नामांकन पत्र इसलिए रद्द ना किया जाता अगर मैं नामांकन पत्र के अंदर कोई कॉलम खाली छोड़ देता, और क्या चौधरी चरण सिंह का नामांकन पत्र इसलिए स्वीकृत कर लिया जाएगा कि वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस बात को लेकर के बताया जाता है कि धर्मपाल मलिक की जिला उपायुक्त के साथ खूब टनाटनी भी हुई, टकराव भी हुआ और अंतोगत्वा ये हुआ कि चौधरी चरण सिंह का नामांकन पत्र कैंसिल हो गया, निरस्त करना पड़ा उस नामांकन पत्र को। हालांकि बाद में लोग ये बताते हैं कि चौधरी भजनलाल उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे और चौधरी भजनलाल के दबाव में नामांकन पत्र कैंसिल हुआ। बाद में चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया चौधरी देवीलाल ने, क्योंकि देवीलाल उनके कवरिंग कैंडिडेट थे चौधरी चरण सिंह के, और इसलिए धर्मपाल मलिक के सामने जो चुनाव लड़ने उतरे, कांग्रेस से धर्मपाल मलिक थे और सामने विपक्ष से जो लोकदल से जनता पार्टी से चुनाव मैदान में उतरे चौधरी देवीलाल। हालांकि 1984 के चुनाव में पूरे देश के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस की लहर थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद में जो हवा चली थी, जो माहौल बना था, वो कांग्रेस के पक्ष में था। राजीव गांधी और कांग्रेस के प्रति जनता की पूरी सहानुभूति थी और उसी सहानुभूति का असर था कि बम्पर मेजोरिटी मिली। उतनी मेजोरिटी आज तक देश में किसी पार्टी को नहीं मिली है। जो 1984 में कांग्रेस को सीटें मिली, वो आज तक किसी पार्टी ने उस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका है। लेकिन उस चुनाव के अंदर आमना सामना, क्योंकि एक तरफ चौधरी देवीलाल थे और चौधरी देवीलाल भी धुरंधर नेता थे और एक तरफ धर्मपाल मलिक थे, और बताते हैं कि 7 दिन तक चुनाव के अंदर मुद्दा ही ये रहा। विपक्ष के लोग, यानी कि चौधरी देवीलाल जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी पार्टी के और उनके समर्थक लोग कहा करते थे कि इन लोगों ने, यानी कि कांग्रेस वालों ने चौधरी चरण सिंह का नामांकन पत्र रद्द करा दिया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़ें। और दूसरी तरफ बताते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने, धर्मपाल मलिक ने लोगों के अंदर जो चुनाव प्रचार में ये बात चलाई, शिगुफा ये छोड़ा कि चौधरी चरण सिंह के नामांकन पत्र को रद्द करवाया चौधरी देवीलाल ने, क्योंकि आर.एस. चौधरी देवीलाल के नज़दीकी थे। और ये कहा गया कि चौधरी देवीलाल ने नामांकन पत्र रद्द इसलिए करवाया कि कहीं चरण सिंह हरियाणा की राजनीति में ना आ जाएं, क्योंकि यूपी की राजनीति के अंदर चौधरी चरण सिंह का जलवा था और हरियाणा की राजनीति में उस समय चौधरी देवीलाल का जो डमडमा था वो पूरी जोर से बज रहा था। और इस बात को लेकर के 1 सप्ताह तक तो चुनाव प्रचार इसी बात पर घूमता रहा कि आखिर चौधरी चरण सिंह का नामांकन पत्र निरस्त किसने करवाया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े नेता का अगर नामांकन पत्र कैंसिल होता है तो वो फिर एक सियासी कहानी बन जाती है, सियासी किस्सा बन जाता है और इतिहास में दर्ज हो जाता है।
चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर धर्मपाल मलिक सांसद बन गए, चुनाव जीत गए, पहली बार सांसद बने और धर्मपाल मलिक ने चौधरी देवीलाल सरीखे नेता को चुनाव में हरा दिया। हालांकि फाइट बहुत निकटतम थी, लगभग 2900 वोट के अंतर से चौधरी देवीलाल चुनाव हारे और धर्मपाल मलिक चुनाव जीते। ये बात तो रही कि देवीलाल सरीखे बड़े नेता को धर्मपाल मलिक ने चुनाव मैदान में शिकस्त दे दी। नए नवेले धर्मपाल मलिक थे जिनको कोई जानता नहीं था उस समय राजनीति के अंदर, और चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़ा नाम थे, देश का, हरियाणा का बहुत बड़ा नाम थे, जिनको धर्मपाल मलिक ने चुनाव में हरा दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि एक नामांकन पत्र के अंदर एक कॉलम खाली रहने की वजह से चौधरी चरण सिंह जैसे नेता का नामांकन पत्र निरस्त हो गया और एक बन गई ये कि सियासी कहानी। तो आज के सियासी कहानी में यही बात कि चौधरी चरण सिंह का आखिर किस प्रकार से वो नामांकन पत्र रद्द हो गया था। अगले दिनों में आपसे इसी प्रकार के सियासी गॉसिप में, सियासी किस्सों की श्रृंखला में किसी और एक नए सियासी किस्से के साथ मौजूद रहूँगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।